हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर। ये इसका पार्ट 3 है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सो परजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल जिनका डीएनए जो है वो मैनिपुलेट किया गया हो, उनके डीएनए में परिचालन द्वारा अतिरिक्त बाह्य जीन जो है वो व्यवस्थित होता है, यानी मैनिपुलेशन होता है उनमें टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। तो इनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स या फिर परजीवी जंतु। सो जैसे कि इसे बनाए गए हैं, जैसे परजीवी चूहे बनाए गए, ट्रांसजेनिक रैट्स बनाए गए, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियाँ आदि जो है वो पैदा हो चुके हैं। लेकिन इसमें से जो 95% पॉपुलेशन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, वो है सारी चूहों की, यानी माइसेस की जो है 95% पॉपुलेशन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो अब हम देखेंगे कि ये जो एनिमल्स है ये क्यों प्रोड्यूस किए गए, इनकी जो क्या है बेनिफिट्स हैं इन मॉडिफिकेशन से। तो कॉमन रीजंस जो हैं वो क्या है कि पहला है कि सामान्य शारीर क्रिया व विकास को जानने के लिए, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो उनका निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है कि उनमें जिनसे हम स्टडी कर सकें कि जीन्स जो है वो किस तरह से रेगुलेट होते हैं, यानी उनका किस तरह से नियंत्रण होता है और किस तरह से वो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट करते हैं और उसके डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रभाव है इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो विकास में भागीदार जटिल कारकों, जैसे कि इंसुलिन की तरह विकास कारक का जो है अध्ययन करना, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। सो इसकी स्टडी की जा सकती है। सो जो जीन हम इंट्रोड्यूस कराएंगे एक दूसरी स्पीशीज़ में से लेके, जो स्पेसिफिक जीन हमें चाहिए वो हमने लिया और एक दूसरी स्पीशीज़ में उसको एंटर कर दिया, यानी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसके जो बना है ये नया एनिमल जो बना है, तो ये जो फैक्टर्स है उसको हम स्टडी करेंगे, जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है उस पर आए हैं सारे। सो ये उस पर जो होने वाले परिवर्तन से होने वाले जैविक प्रभावों का अध्ययन और कारकों को शरीर में जैविक भूमिका के बारे में जो है हमें सूचना मिलती है। नेक्स्ट है डिजीज़ की स्टडी के लिए, यानी रोगों का अध्ययन करने के लिए। तो बहुत सारी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कि हमको जो है जो रोग है उसके विकास में जीन की भूमिका क्या होती है इसके बारे में जो है नॉलेज हो जाती है। सो ये जो स्पेशली मेड ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, सो ये विशेष रूप से निर्मित है जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में जो है वो प्रयोग किए जाते हैं, यानी मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज़ जो है वो सर्व करते हैं ये। एंड इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है फॉर द न्यू ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीज़। सो यहाँ पे जो है न्यू ट्रीटमेंट जो है नए उपचारों का अध्ययन जो है किया जाता है। सो जो ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं ऑफ मैनी ह्यूमन डिजीज़, जैसे कि कैंसर है, पुट्टीय रेशा है यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसके अलावा रूमेटॉइड है, आर्थराइटिस है, एल्जाइमर्स डिजीज़ है। तो इनका अध्ययन जो है यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी जैविक उत्पाद के लिए। सो जो मेडिसिन्स हैं जो रिक्वायर रहती हैं ह्यूमंस को ट्रीट करने के लिए, तो ये जैविक उत्पादों से जो है बनी होती है। तो ऐसे उत्पादों को बनाना जो है फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो सिंपली हम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लेंगे जो यूज़फुल होंगे इन प्रोडक्शन ऑफ दीज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक पोर्शन ऑफ डीएनए जो है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोड करता हो, उसको हम वहाँ पे उसमें इंसर्ट कर देंगे। और जैसे कि मानव प्रोटीन अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है, इसका उपयोग जो है एम्फीसीमा के निदान के लिए होता है। तो ये जो जीन है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और जो प्रोडक्ट है वो हम उसको निकाल लेते हैं। तो सिमिलर जो जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इनके लिए भी सिमिलर जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये अपनाया गया है। तो सबसे पहले 97 में जो है परजीवी गाय रूजी जो है उसने मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध जो है, यानी पर लीटर 2.5 ग्राम जो है प्रोटीन था उसमें। तो ये जो मिल्क है इसमें ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टा एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो पाया जाता है और ये ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है बच्चों के लिए, जो ह्यूमन बेबीज़ हैं उनके लिए, देन नॉर्मल काउ मिल्क। नेक्स्ट वैक्सीन की सेफ्टी जानने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है उनका यूज़
सो टीका सुरक्षा यानी वैक्सीन जो सेफ्टी है, तो ट्रांसजेनिक माइस जो है इसके लिए डेवलप किए जाते हैं। पहले टीके की सुरक्षा की जांच के लिए जो परजीवी चूहे हैं उनको विकसित किया गया है, और उनमें जो है हम पहले वैक्सीन्स देते हैं उनको, और फिर वो ह्यूमन के लिए कितनी सेफ़ है ये हम इसे पता लगाते हैं। जैसे कि पोलियो का जो टीका है, इसका उपयोग जो है यहाँ पे किया जा चुका है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए जो परजीवी चूहे हैं उनका उपयोग किया जा चुका है। तो ये जो है सक्सेसफुल होता है अगर, और रिलायबल होता है। सो सफल और विश्वसनीय पाए जाते हैं जब ये टीके, तो इनको जो है यूज़ कर लिया जाता है। सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो पहले बंदरों का उपयोग किया जाता था, अब जो है माइसेस का उपयोग किया जा सकता है उनमें, अगर ये जो है जो सेफ्टी है जानने के लिए। फिर अगला है कि केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो है यूज़ किया जाता है। तो ये अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है, यानी ये टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग कहलाता है। तो इसका प्रोसेस भी जो है सेम होता है, जैसे कि टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स जो है यानी औषधि अविषालुता जो है उसका परीक्षण में प्रयोग लाई जाने वाली प्रोसीजर जो होती है वही सेम यहाँ पे भी अपनाई जाती है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो उनमें कुछ जीन जो है मिलने वाले कुछ जीन जो है इस अविषालु पदार्थ के प्रति जो है अति संवेदनशील बनाते हैं उसको, जबकि जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो इन टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रति इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो जब ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है एक्सपोज किए जाते हैं टू द टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी जो विषाक्त पदार्थ है उनके लिए, तो फिर उनकी स्टडी की जाती है। तो ये जो टॉक्सिसिटी है जंतुओं में विषालुता परीक्षण करने से कम समय में जो है हमको परिणाम जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, जल्दी हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, तो नैतिक मुद्दे क्या है कि जो मैनिपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बाय द ह्यूमन रेस, तो ये जो है इतना सही नहीं है। विदाउट अगर उसका रेगुलेशन नहीं किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक साबित हो सकता है इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे कुछ जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो ज़रूरी हैं, जो मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसको ये नैतिक मानदंडों की जो है यहाँ पे आवश्यकता है। सो अब मोरालिटी से आगे अगर हम जाके देखें तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी जो है ऐसी चीज़ों की वो भी इम्पॉर्टेंट है, कि जो जैव वैज्ञानिक महत्व भी है इनका नैतिक मुद्दों के अलावा। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो एक एनिमल का या ऑर्गेनिज्म का वो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देता है। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म में जो है जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमें नहीं पता है कि उसमें कैसा रिजल्ट आएगा, तो वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो अगर ऐसे जीवों को हम पारिस्थितिक में जो है इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराए जाएं, तो इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे इनको, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो हमें नहीं पता कि क्या मिलेंगे हमको। सो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की, जैसे GEAC कहते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहते हैं। सो ये जो कमेटी है ये क्या करती है कि अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता और जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में जो है ये निर्णय लेती है, यानी रिसर्च और सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, इसको ये इसके रिलेटेड जो डिसीजंस है वो ये GEAC जो है वो लेती है। सो मॉडिफिकेशन या फिर यूसेज ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फॉर पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि फूड मेडिसिन सोर्सेज वगैरह में, ये जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है विद जो पेटेंट्स होते हैं उनके साथ। तो पेटेंट ग्रांट जो है अनुमत एकस्व की समस्याएं जो है यहाँ पे उत्पन्न होती हैं, जैसे कि और इसकी वजह से जो है जो जनरल मासेस है, जो जनमानस है, उनमें आक्रोश होता है कि कुछ कंपनियां जो है वो अनुवांशिक पदार्थों और टेक्नोलॉजी को जो है जो वर्षों से जो है इंडिजिनस पीपल जो वहाँ जो किसान हैं और विशेष क्षेत्र या देश के जो लोग हैं उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, और वो अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको यूज़ करी, तो लोगों में इसके प्रति जो है गुस्सा भी आ जाता है। जैसे कि राइस जो है, चावल, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, ये स्टेपल फूड है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये जो है 1000 ऑफ ईयर्स से जो है हज़ारों सालों से जो है एशिया में उगाया जा रहा है। सो भारत में ही लगभग जो है 2 लाख किस्में मिलती है चावलों की सिर्फ भारत में। तो भारत में जो डाइवर्सिटी है राइस की वो बहुत ज़्यादा है, रिचेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो सर्वाधिक जो विविधता है
पाई जाती है चावलों की किस्मों में भारत में। सो इसमें से एक था बासमती धान, जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जो मशहूर है। लेकिन क्या हुआ कि 97 में जो है एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने बासमती जो राइस है उस पर पेटेंट राइट्स ले लिए थे, जो यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस है वहाँ से। तो अब उसको जो है इसके लिए जो है ट्रेडमार्क में जो पेटेंट मिल गया। तो ये जो राइस है वो इंडिया में जो बासमती राइस है वो आदिकाल से उगाया जा रहा है। तो ये पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य और कविताओं में भी जो है इसका वर्णन मिलता है। तो ये हमारे जो है कई 100 वर्षों से, बहुत सारे वर्षों से मतलब उगाया जा रहा है। तो इसके लिए अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पे जो है पेटेंट ले लिया था। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन राइस है, भारतीय बासमती को अर्धबौनी किस्मों के से संकलन करा के एक नई खोज या फिर नई उपलब्धि का दावा किया था। लेकिन ये जो है हमारे जो किसान हैं, इनको भारतीय किसान जो है वो कब से इन किस्मों को जो है इन्होंने विकसित किया है, लेकिन इन्होंने इस पर जो है पेटेंट ले लिया। तो ये जो है इस जो पेटेंट लागू होने के बाद क्या होता है कि एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा जो है बासमती का विक्रय जो है वो प्रतिबंधित जो है वो हो सकता है, यानी बाकी लोग इसको नहीं बेच सकते अब। तो ये हो जाता है पेटेंट के बाद, यानी आपको अगर बेचना है तो फिर परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है शायद, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो जाता है पेटेंट से। तो यहाँ पे जो है मल्टीनेशनल कंपनी और दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या पूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग जो है वो एक और इथिकल इशू है बायोपायरेसी का। तो हमारे यहाँ पे चावल के अलावा जो है टर्मरिक है, नीम है, इनके ऊपर भी जो है पेटेंट लिया जा चुका है। अगर हम लोग जो है इनके खिलाफ जो है काउंटर जो है पेटेंट एप्लीकेशन नहीं देंगे तो ऐसे हमारी बहुत सारी जो लीगेसी है, जो आयुर्वेद वगैरह की जो है वो ऐसे ही लोग जो है इंडिविजुअल या फिर कंट्री जो है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो बायोपायरेसी क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है या फिर जो दूसरी जो कंट्रीज़ है वो एक पर्टिकुलर, जैसे इंडिया है तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है इनको बताए बिना, हमको बताए बिना जो है ये दूसरी जो कंपनीज़ है इसको यूज़ कर लें और उसके लिए प्रॉपर जो है कंपनसेशन भी नहीं दें, यानी तो भुगतान भी नहीं करें, तो ये होता है बायोपायरेसी। सो बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है ये रिच होते हैं फाइनेंशियली, लेकिन इनमें बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो नहीं होती है, इसकी कमी होती है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो अविकसित जो देश हैं उनमें जैव विविधता और जैव संसाधनों के से संबंधित जो परंपरागत ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज ये एक्सप्लॉइट की जा सकती है। इसका जो है एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। सो यहाँ पे जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं उनको और टाइम बचाने के लिए जो है इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति और खर्च को जो है बचाया जा सकता है इनको जो है यूज़ करके। तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति और लाभों की भागीदारी की प्रति भावना जो है वो विकसित हो रही है। तो ये इसके कारण जो कुछ राष्ट्र हैं उन्होंने जैव संसाधनों और परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्ण अनुमति के उपयोग पर जो है प्रतिबंध के लिए जो है नियम बनाए। तो इंडिया जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद ने भी जो है हाल ही में भारतीय 21वें बिल यानी इंडियन पेटेंट बिल में जो दूसरा अमेंडमेंट जो है, संशोधन जो है वो पारित किया और ऐसे मुद्दों को जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी सारे जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।